हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ वीडियो नंबर 24 ऑफ लॉज ऑफ मोशन। और इसके अंदर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, एक बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे विच इज़ कॉल्ड सूडो फोर्स। इट इज़ कॉल्ड सूडो फोर्स, पी साइलेंट एयर। ठीक है, तो क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की लिमिटेशन के बारे में हम बात करेंगे। न्यूटन सेकेंड लॉ के मोशन की लिमिटेशन के बारे में बात करेंगे। एक एक चीज़ को बड़े ध्यान से सुनना है आपने। कॉन्सेप्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से नहीं पकड़ा तो आपको प्रॉब्लम देगा। इसलिए बड़े अच्छे से एक एक बात को सुनना। पहली बात ये कि एक्सेलरेशंस आर ऑलवेज रिटन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। पहली बात ये, अभी तक हम जब भी प्रॉब्लम्स कर रहे थे इस पूरे टॉपिक में, लॉज ऑफ मोशन में, तो हम अपने ऑब्जर्वर को ग्राउंड पे मान रहे थे, जो कि खुद एक्सेलरेटेड नहीं था। इसी बेसिस पे एक्चुअली हम लोग दो तरह के फ्रेम्स के बारे में बात करते हैं, दो तरह के ऑब्जर्वर्स के बारे में बात करते हैं। दो तरह के ऑब्जर्वर हैं। एक वो ऑब्जर्वर जो जो एक्सेलरेटेड नहीं है। प्लीज जरा ध्यान देना, एक्सेलरेटेड नहीं है का मतलब नहीं है कि चल नहीं रहा है। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। क्या बोला मैंने? कि एक्सेलरेटेड ऑब्जर्वर का मतलब यह नहीं है कि वो चल नहीं रहा है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे है या रेस्ट पे है। तो जनरली जो हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा रहता है, जो हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे रहता है, जो हमारा ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, वो हमारा इनर्शियल ऑब्जर्वर है, क्योंकि वो रेस्ट पे है और नॉन एक्सेलरेटेड है। अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी चल रहा हो, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ भी चल रहा हो तो भी, और वेलोसिटी का बड़ा खास ध्यान रखना है हमने, वेलोसिटी एक्सेलरेशन कब प्रेजेंट होती है, एक्सेलरेटेड मोशन कब होती है? जब वेलोसिटी चेंज होती है। और वेलोसिटी के चेंज होने के कारण दो हैं, डायरेक्शन भी और मैग्नीट्यूड भी। दोनों को पिक्चर में रखना है, इसलिए बड़े खास ध्यान रखना है। एक ऐसी बॉडी जो एक्सेलरेटेड ना हो और वहां पे हमारा ये ऑब्जर्वर खड़ा है, तो उसको बोलेंगे इनर्शियल ऑब्जर्वर। उसको बोलेंगे इनर्शियल ऑब्जर्वर। और अभी तक हम जितना भी पढ़ रहे थे वो सब इनर्शियल ऑब्जर्वर के हिसाब से ही पढ़ रहे थे। हम ये मान के चल रहे थे कि हमारा ऑब्जर्वर जो है वो इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इनर्शियल फ्रेम है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से हम उसको स्टडी कर रहे थे। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का यही मतलब हुआ कि एक ऐसा ऑब्जर्वर जो खुद एक्सेलरेटेड नहीं है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है। और वेलोसिटी का ना चेंज होना मतलब ना तो डायरेक्शन का चेंज होना, ना तो मैग्नीट्यूड का चेंज होना। माइंड इट। अब ये बार बार बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए कि वेलोसिटी चेंज डायरेक्शन के कारण भी हो सकती है, मैग्नीट्यूड के कारण भी हो सकती है, और ऑब्वियसली दोनों के कारण हो सकती है। तो पहली बात ये करते हैं, ठीक है, ये एक क्लियर होगी बात। अब हम इसके बारे में बात कर क्यों रहे हैं, इसके बारे में बात। पहली लाइन जो आप अपने इस टॉपिक के अंदर सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात लिखोगे वो ये, एक्सेलरेशंस एक्सेलरेशंस आर ऑलवेज रिटर्न विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो जो एक्सेलरेशन हम कंसीडर करेंगे वो हमेशा किसके रिस्पेक्ट में कंसीडर करेंगे? दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, कि ऑब्जर्वर को क्या दिखाई दे रहा है। दिस इज ऑब्जर्वर, दिस इज ऑब्जर्वर। और जो ये जहां खड़ा है, ये जिस बॉडी पे खड़े होके इसको देख रहा है किसी मोशन को होता हुआ, तो हमने इसके रिस्पेक्ट में एक्सेलरेशन लिखनी है। बस इतनी बात याद रखना, इतनी बात याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर कुछ एग्जांपल्स करके हम इस बात को समझते हैं। अगर ये ऑब्जर्वर नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम पे खड़ा है, अगर ये ऑब्जर्वर नॉन एक्सेलरेटेड है, नॉन एक्सेलरेटेड मतलब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये चीजें मैंने कुछ लिखी हैं यहां। एक्सेलरेशंस आर ऑलवेज रिटन विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, पहली ये इंपॉर्टेंट बात। दो तरह के ऑब्जर्वर मैंने यहां बना के आपको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट किया है।
वन इज द ऑब्जर्वर विद ज़ीरो एक्सेलरेशन, उसकी कोई खुद की एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए उसको बोलेंगे इनर्शियल ऑब्जर्वर। एक ऑब्जर्वर वो जिसकी एक्सेलरेशन है, ठीक है, एक वो ऑब्जर्वर जिसकी एक्सेलरेशन है, दैट इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर। नॉन इनर्शियल, सबसे पहले एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जो हम अपनी इक्वेशन में लिखेंगे वो ऑब्जर्वर्स के अकॉर्डिंग लिखेंगे, इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग, जो इनको दिखाई दे रहा है, जो इनको दिखाई दे रहा है उसके अकॉर्डिंग ही हम लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हमने एक चीज़ देखी है कि जब हम नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए F इज इक्वल टू एम ए लगाते हैं तो हमारे रिजल्ट्स ठीक नहीं आते हैं। वो मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट करना है अभी इस फर्स्ट वीडियो के अंदर कि वो हमारे आंसर्स ठीक क्यों नहीं आते हैं और उसको फिर ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं। लेकिन एक लाइन आप याद रख सकते हो कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए डायरेक्टली बिना कुछ मॉडिफिकेशंस किए न्यूटन सेकेंड लॉ एप्लीकेबल डायरेक्टली नहीं है। गलत हो जाता है हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ अगर हमने नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए लगाया तो। लेकिन क्या हम लगा ही नहीं सकते? लगाएंगे हम जरूर, लेकिन कुछ मॉडिफिकेशन हमें करनी पड़ेगी और उस मॉडिफिकेशन का नाम है सूडो फोर्स। और उस मॉडिफिकेशन का नाम है सूडो फोर्स। वो कैसे अप्लाई करते हैं, क्या करते हैं, वो सब हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। इस क्वेश्चन के थ्रू मैं इसको डिमॉन्स्ट्रेट करने लगा हूं। अभी ये जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, मुझे बोला गया कि ये एक जैसे लिफ्ट जैसी है, उसके बीच में ऐसे एक मास एक लटक रहा है और उसमें हमने इस स्ट्रिंग की हमने फाइंड करनी है, इस स्ट्रिंग की हमने टेंशन फाइंड करनी है, ठीक है। इस स्ट्रिंग में जो टेंशन आएगी वो हमने फाइंड करनी है। वो टेंशन मैं बना देता हूँ इधर, और वो टेंशन हमने फाइंड करनी है। आप ध्यान देना, बस ऐसे लटक रहा है ये स्ट्रिंग के साथ और ये मास, और आपको उसकी टेंशन फाइंड करनी है कि टेंशन कितनी होगी। दोनों ऑब्जर्वर्स के रिस्पेक्ट में पहले आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। दोनों ऑब्जर्वर्स, फर्स्ट ऑब्जर्वर एक जो बाहर से देख रहा है, ग्राउंड पे खड़े होके देख रहा है, एक वो ऑब्जर्वर जो ग्राउंड से खड़े होके देख रहा है, और एक वो ऑब्जर्वर जो इसी के अंदर बैठा हुआ है, लिफ्ट के अंदर, ठीक है। एक वो ऑब्जर्वर जो लिफ्ट के अंदर ही है, ठीक है। दोनों ऑब्जर्वर्स को क्या क्या दिखाई दे रहा है, हम इसके बारे में बात करते हैं। मास की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है हमने, ध्यान देना प्लीज। पहले मैं बना रहा हूं किसके रिस्पेक्ट में? इनर्शियल वाला। ये इनर्शियल है और वो नॉन इनर्शियल है, क्योंकि ये तो खुद भी चल रहा है। ये वाला जो है ये खुद भी एक्सेलरेटेड है, चल रहा नहीं बोलना, सॉरी, ये खुद भी एक्सेलरेटेड है। तो ये है नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर और ये है इनर्शियल ऑब्जर्वर। फाइन। सबसे पहले मैं बनाऊंगा इनर्शियल ऑब्जर्वर के हिसाब से। पहले मैं यहां लिख देता हूं फॉर इनर्शियल ऑब्जर्वर, ठीक है। आंसर ऑब्वियसली टेंशन का आंसर थोड़ा चेंज होना चाहिए। आप जिसके मर्जी रिस्पेक्ट में देखो, जो उसके अंदर टेंशन है, जो फोर्स है, वो तो है ही है। इसलिए याद रखना है आपने दो, एक और बात, एक और स्टेटमेंट आपने याद रखनी है। फोर्सेस एंड टाइम डजंट डिपेंड ऑन, डज नॉट डिपेंड ऑन, फोर्सेस एंड टाइम डोंट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, कि इनर्शियल है या नॉन इनर्शियल है, उस पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो फिर अब देखते हैं। ऑब्वियसली ये तो कॉमन सेंस वाली बात है ना। फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करने की, आपके देखने के नज़रिए से थोड़ा उसकी टेंशन चेंज हो जाएगी। टेंशन तो जो डेवलप उसके अंदर हुई है वो तो मुझे आंसर उतना चाहिए ही चाहिए जो आएगा, ठीक है। तो इसलिए अब इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए मैं डायग्राम बना रहा हूं। मास आपका एम, जो बाहर वाला बंदा है वो जो उसको दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग बना रहा हूं। एम नहीं, सॉरी, एम जी। यहाँ टेंशन टी, और इसको दिखाई दे रहा है कि यार ये ब्लॉक तो ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन है, जो दिख रहा है उसको। इसके हिसाब से एक्सेलरेशन लेनी है। पहली लाइन मैंने इस टॉपिक की ये लिखी, एक्सेलरेशंस आर ऑलवेज रिटन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर। तो इसको तो दिखाई दे रहा है ये ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो अब क्या इक्वेशन बनी? इक्वेशन बन गई टी इज इक्वल टू टी माइनस एम जी, ऐसे लिख लो, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो टी किसके बराबर आया? यहाँ लिख देता हूँ टी इक्वल टू क्या आया, इनर्शियल ऑब्जर्व, यहाँ लिख देता हूँ क्या आया, टी इज इक्वल टू आ गया एम जी प्लस ए, एम जी प्लस ए, ये आ गया।
फिर अब मैं लिखता हूं, इसी कैलकुलेशन को करता हूं किसके हिसाब से, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के हिसाब से। अब मैं फिर से मास बनाता हूं, फिर से मास बनाता हूं, फिर से मैं टी बनाता हूं, और इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर को के हिसाब से तो ये मास रेस्ट पे है ना, ये कहां चल रहा है? आप ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन एक्सेलरेट कर रही है, जो मर्जी कर रही है, वेलोसिटी से चल रही है, आपके सामने वाला बंदा तो रेस्ट पे है ना आपके साथ। आपको थोड़ा, आपको क्या लग रहा है कि वो आपके साथ ही है हमेशा? आपके बीच में क्या डिस्टेंस कोई चेंज हो रहा है? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। तो इसलिए इसके लिए तो एक्सेलरेशन क्या है, ज़ीरो है। तो उसने तो ये लिखा, उसने लिख दिया टी और एम जी, तो उसने आंसर दिया टी इक्वल टू एम जी। दोनों का डिफरेंट आंसर आया, ये तो नहीं चलेगा, ये तो गलत है भाई। इसीलिए हमने बोला कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। अब क्या करें? अब क्या करें? कई बार अभी नहीं आपको समझ आएगा, अभी तो आप बोलोगे यार इतना 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 जमेला डाल क्यों रहे हो? आप करो इनर्शियल ऑब्जर्वर के हिसाब से, आप दोनों के हिसाब से कर ही क्यों रहे हो? आपको अब टेंशन लेने की जरूरत क्या है? जब नहीं देता आंसर नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर से ही आंसर देता, तो आप इनर्शियल के हिसाब से ही करो। लेकिन कभी कभी कुछ प्रॉब्लम्स हमारे को बहुत हेल्प करती हैं, कुछ मैं कराऊंगा आपको प्रॉब्लम्स, अभी नहीं मैं अभी डिस्कस कर सकता आपके साथ, अभी तो सिर्फ कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। अभी सिर्फ इतनी बात अंडरस्टैंड करो, अभी सिर्फ इतनी सी बात अंडरस्टैंड करो कि नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के हिसाब से अगर मुझे काम करना पड़े तो पहली बात तो आंसर तो गलत आया। अब इस आंसर को ठीक करने में मेरी हेल्प करेगी, मैंने पहले ही बता दिया आपको, कौन? सूडो फोर्स। अब जो सूडो फोर्स है वो कैसे लगाई जाती है, ध्यान देना जरा। सूडो फोर्स इज इक्वल टू, सूडो फोर्स इज इक्वल टू, कैसे लिखें उसको हम, ठहर जाओ, सूडो फोर्स यहां लिखता हूं, सूडो फोर्स इज इक्वल टू, ठीक है, सूडो फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम, या ऐसे लिख रहा है, एफ पी, ऐसे लिख दो, ये होगी सूडो फोर्स। ठीक है, सूडो फोर्स वेक्टर है, ऑब्वियसली फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज इक्वल टू माइनस एम ए वेक्टर, ऐसे लिखना है। अपनी कॉपी पे ये लिख के रखो, दिस इज कॉल्ड सूडो फोर्स। ठीक है, वैल्यू हमने लिख दी, माइनस क्यों डाला सब रीजन बताऊंगा आपको। वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, ध्यान देना प्लीज, लिख के रखो, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी, जिसकी जिसकी बात कर रहे हैं, जैसे यहां स्मॉल एम है, एंड ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ऑफ द ऑब्जर्वर, याद रखना प्लीज, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर क्या है यहां पे? ए, ऊपर की तरफ, लेकिन जो फोर्स लेनी है वो नीचे की तरफ लेनी है, इसीलिए माइनस साइन डाला है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज अपने पास लिख के रखो, मैं बहुत सी एग्जांपल्स आपको करवाने वाला हूं, आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन तब भी अपने पास ये लिख के रखो, एफ पी, ये जो मैंने अभी लिखा, ये जो मैंने अभी लिखा, इसको अपने पास लिख के रखो, इसको अंडरस्टैंड करो। एफ पी इज इक्वल टू माइनस एम ए, वेयर एम इज द मास ऑफ द बॉडी ऑफ कंसर्न, जिसकी हम फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। ए इज नॉट द एक्सेलरेशन ऑफ दैट बॉडी, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जर्वर, ए इज द एक्सेलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। माइनस साइन क्यों डाला है उसका रीजन भी लिखो, माइनस साइन इसलिए डाला क्योंकि जो सूडो फोर्स है उसकी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में ऑब्जर्वर जा रहा है एक्सेलरेशन के साथ, उससे उल्टी, उससे उल्टी। देखो इसीलिए फ्री बॉडी डायग्राम में मैं ऐड कर रहा हूं रेड कलर में, ये है हमारी सूडो फोर्स, ये जो रेड कलर में मैंने बनाई, दिस इज आवर सूडो फोर्स। इसकी वैल्यू एम ए। आप बोलोगे सर माइनस क्यों नहीं डाला? माइनस तो डायरेक्शन बता रहा था, वो ले ली हमने, जा ऊपर रहा था बनाई हमने नीचे, माइनस साइन कंसिडर हो गई, इसीलिए हमने ऐसे लिखा। ठीक है, आपने कहीं लिखना थोड़ा है, आपने तो क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चंस करने में इसमें कोई नहीं पूछने वाला आपको कुछ भी, थ्योरेटिकल नहीं पूछते इस पे। ठीक है, एम ए तो ये आ गया। अब क्या, अब लिखो इक्वेशन, अब न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल होगा, मैंने बोला था आपको स्टार्टिंग में,
नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स के लिए न्यूटन्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन कई बार मेरी मजबूरी है कि मुझे नॉन इनर्शियल से ही काम करना पड़ता है। वो मजबूरी के बारे में अभी नहीं सोचना है। जब मेरी वैसी मजबूरी होगी तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कुछ मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। वो मॉडिफिकेशन, उस मॉडिफिकेशन का नाम है सूडो फोर्स, एंड हाउ वी अप्लाई दैट सूडो फोर्स वो मैंने यहां आपको दिखा दिया। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे T इज इक्वल टू, आपको दिख रहा है सामने, T इज इक्वल टू दो फोर्सेस, एक्सेलरेशन जीरो, एक्सेलरेशन जीरो ली है हमने अभी भी। ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो, इसलिए क्या इक्वेशन बनेगी, क्या इक्वेशन बनेगी आपकी, T इज इक्वल टू ma प्लस mg। तो आंसर वही आया जो आया था हमारा, यही आंसर आएगा, इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन नहीं है। T इज इक्वल टू T माइनस ma माइनस mg इज इक्वल टू जीरो, खत्म हो गया, आंसर वही आया। तो सूडो फोर्स ऐड करने से वी कैन इवन डील विद नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो ये इसकी सारी स्टोरी थी, मैंने आपको सूडो फोर्स को एक्सप्लेन किया, ये सब एक्सप्लेनेशन आपको मिल गई। इस एक्सप्लेनेशन को अच्छे से अपने पास नोट करो, एक एक चीज़ को अंडरस्टैंड करो, कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर तो आगे अप्लाई करना मुश्किल नहीं होता है, अप्लाई करना भी सीखना है, लेकिन ये बेसिक चीज़ है। यही जिसको नहीं समझ आया है कि क्या करना है, डायरेक्शन उल्टी कैसे लेनी है, क्या करना है, क्यों नहीं लेना है, क्या करना है, ये सब नहीं पता चला, तो वो थोड़ा क्वेश्चन कर सकता है, वो नहीं क्वेश्चन कर सकता, वो तो फ़ायदा ही कोई नहीं उस बात का। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस करते हैं। ये मैंने दो प्रॉब्लम्स बनाई हैं। यहाँ पे ये एक लिफ्ट है जिसके बीच में एक पर्सन खड़ा है जिसका मास m है, पर्सन है, अब पर्सन की शक्ल बनानी जरूरी थोड़ा है। ठीक है, हमारे को मास से मतलब है, तो उसका मास m है। दूसरा, और वो लिफ्ट जो है ऊपर की तरफ जा रही है विद एक्सेलरेशन a0, फिर वो लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है विद एक्सेलरेशन a0। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, पहले एक पे फोकस करते हैं, फर्स्ट वाले पे। और मुझे ये जो पर्सन है ना, ये वाला जो लिफ्ट के अंदर है, ये एक वेइंग मशीन के ऊपर खड़ा है, तो मुझे बताना है कि उस वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी। मुझे बताना है कि उस वेइंग मशीन की रीडिंग क्या आएगी। रीडिंग जब भी पूछी जाए तो आपने ऑप्शंस में देखना होता है कि आंसर केजी में देना है या केजी में देना है या न्यूटन्स में देना है। अगर केजी में देना होगा, अगर केजी में देना होगा तो 9.8 से डिवाइड कर दो या 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अगर न्यूटन्स में देना होगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। हम तो कैलकुलेट न्यूटन ही कर सकते हैं, हम कैलकुलेट न्यूटन करेंगे, फिर आप आंसर के अकॉर्डिंग आपने देखना है कि उसको क्या चाहिए, आंसर जो उसको एग्जामिनर को चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपने निकाल देना है। ठीक है, तो मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। पहले इसी क्वेश्चन को, इस फर्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे नॉन इनर्शियल, सॉरी इनर्शियल ऑब्जर्वर के साथ, जो यहाँ खड़ा है, जो जिसका a0 है। ठीक है, तो उसके हिसाब से करेंगे। तो उसको क्या लग रहा है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, उसके हिसाब से जब मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाई तो ये बनी, सिंपल है बहुत, नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन ही इसकी वेइंग मशीन की रीडिंग होती है, मैंने आपको बताया। फिर मुझे इसको क्या लग रहा है कि ये एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है भाई, a0 ऊपर, तो हम इसकी इक्वेशन क्या लिखेंगे, T माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, ये लिख दिया, तो आंसर क्या आ गया, T इज इक्वल टू एम जी प्लस a0, खत्म। a0 इज द एक्सेलरेशन ऑफ दैट लिफ्ट। तो इसलिए हमारे को क्या लगेगा जब ऊपर की तरफ लिफ्ट जाएगी। देखो एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, अरे T नहीं लिखना था, N लिखना था, यहाँ N लिखना प्लीज़, दिस इज N। तो N इज इक्वल टू, N इज द रीडिंग ऑफ द वेइंग मशीन, तो वेइंग मशीन ज़्यादा रीडिंग देगी अगर वो पर्सन एक्चुअल में अगर मान लो 60 kg का है। देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से समझाता हूँ। ये 60 kg का है और ये मान लो एक्सेलरेशन है 8, मान लो एक्सेलरेशन है 8। तो अगर एक्सेलरेशन 8 है तो देखना ज़रा, मैं आपको बताता हूँ, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो उस बंदे की रीडिंग क्या आएगी जिसका वेट केजी कितना है, 8 kg वेट है, क्या आएगी, एन इक्वल टू क्या आएगा, एन इक्वल टू आएगा, देखना, एन इक्वल टू आएगा 60, जी तो 10 होता है, प्लस 8। अगर 8 की एक्सेलरेशन बहुत होती है लेकिन ऊपर जाने के लिए 8 की एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो उसका वेट पता क्या क्या वेइंग मशीन देगी, 18 इंटू 60। 18 इंटू 60 कितना हो गया, 18 इंटू 60 हो गया 1080 न्यूटन। ठीक है, इतना वेट नहीं आया, ये केजी में नहीं आया, 1080 न्यूटन। अब 10 से डिवाइड कर दो तो केजी में आंसर आ जाएगा। तो 108 kg वेट आएगा उसका, अगर वो लिफ्ट 8
मीटर पर सेकंड स्क्वायर के साथ ऊपर जा रही होगी, इतनी एक्सेलरेशन के साथ अगर ऊपर जा रही होगी तो उसको ये वेट फील होगा। वेइंग मशीन ये आंसर देगी उसको 108 kg। एक 60 kg का बंदा 108 kg का दिखाई देगा। देखो ये कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको अपने पास नोट करके रखना ये सब चीज़ें, ठीक है। तो इसको अच्छे से क्लियर करके रखो। अब अगर मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के साथ करूं, मतलब अब पर्सन यहीं पे बैठा है, यहां पे इसी लिफ्ट के अंदर, तो उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, आपको एक सूडो फोर्स ऐड करनी पड़ेगी। उसके अकॉर्डिंग आपको एक सूडो फोर्स ऐड करनी पड़ेगी। करें, आओ करें, सूडो फोर्स एक ऐड करते हैं। ये आ गई भाई सूडो फोर्स, ठीक है। कहाँ, क्योंकि लिफ्ट जा रही है, लिफ्ट नहीं, ऑब्जर्वर जा रहा है ऊपर विद एक्सेलरेशन ए नॉट, इसलिए सूडो फोर्स लगेगी नीचे की तरफ। कितनी लगेगी, एम ए नॉट। खत्म। ये ऐड करने के बिना आपका आंसर नहीं आ सकता, ठीक है। और इसको क्या दिखाई दे रहा है कि ये कितना एक्सेलरेट कर रहा है, जीरो। एक्सेलरेशंस आर ऑलवेज रिटन विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर, एक्सेलरेशन जीरो है भाई, ठीक है। तो फिर आंसर क्या आ गया, एन इज इक्वल टू एम कॉमन जी प्लस ए नॉट, जो हमारा पहले आया था। नो चेंज, नो चेंज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये अंडरस्टैंड आपने कर लिया। एक चीज़ और करेंगे इसके साथ, एक और इंटरेस्टिंग आपको बात बताता हूं मैं अभी। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखो, बड़ी इंटरेस्टिंग है, आप उसको चीज़ को अंडरस्टैंड करो और एक बार अपना कॉन्सेप्ट बिल्ड कर लो इस चीज़ को लेके। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब मैं एक और ऑब्जर्वर ले रहा हूँ, तीसरा ऑब्जर्वर। अभी तक हम देख रहे थे यहाँ तो हम ग्राउंड में बिठाते थे, यहाँ तो हम उसी लिफ्ट के अंदर बिठा देते थे ऑब्जर्वर को। अब मैंने एक तीसरा ऑब्जर्वर लाया जो एक दूसरी लिफ्ट में चल रहा है। ये भी चल रही है ऊपर, लेकिन ये एक तीसरी, ये वाली जो लिफ्ट है, ठीक है। इसको देखो, इसके अंदर ये ऑब्जर्वर है। पहले एक मिनट, इसको पहले कैंसिल करते हैं। अब देखो, ये एक ऑब्जर्वर इसके अंदर बैठा है, एक दूसरी लिफ्ट के अंदर, विच इज ऑल्सो एक्सेलरेटिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। फॉर एग्जाम्पल नीचे की तरफ जा रही है वो, कितनी एक्सेलरेशन के साथ, A1 एक्सेलरेशन के साथ। ऑब्जर्वर यहां है, अब प्लीज ध्यान देना, ऑब्जर्वर यहां है। अब इसको क्या दिखाई दे रहा है, इसके अकॉर्डिंग काम करते हैं। अब ये वाला ऑब्जर्वर भी क्या है, नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है। नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर है, यानी सूडो फोर्स लगानी पड़ेगी, लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे। और मैंने लगाया, देखो मैंने लगाई, देखो मैंने सूडो फोर्स ऊपर की तरफ लगानी पड़ेगी क्योंकि ये खुद नीचे जा रहा है। कितनी लगानी पड़ेगी, M A1, M A1, तुम्हें समझ आ गया। अब इसको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक्सेलरेट कर रहा है या नहीं, बिल्कुल कर रहा है। इसके रिस्पेक्ट में ये पता कितना एक्सेलरेट कर रहा है, आपको आना चाहिए। इसके रिस्पेक्ट में ये एक्सेलरेट कर रहा है, देखो मैं लिखता हूं A1 प्लस ए नॉट। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में प्लस होते हैं, सीखा है हमने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में, जब रिलेटिव मोशन आपको पढ़ाया था। जब दो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आ रही होती हैं तो उनकी वेलोसिटीज ऐड होती हैं, इनकी एक्सेलरेशंस दोनों की ऐड हो जाएंगी क्योंकि ये अपोजिट है। अगर ये सेम डायरेक्शन में ये भी ऊपर जा रहा होता फिर माइनस होता, लेकिन ये सेम है। अब बताओ, अब लगाओ लगाओ लगाओ, N प्लस MA1 माइनस MG इज इक्वल टू MA। ये लो, आंसर वही आएगा। MA1 कैंसिल हो रहा है, आप देख रहे हो। और आंसर क्या आया, N इज इक्वल टू, वही 3 बार आंसर आपको निकाल के दिखाया, आंसर तीनों बार वही आया है। तीनों बार वही आया कि वेइंग मशीन जो रीड करेगी वो M क्या आएगा, G प्लस A आएगा। आप याद भी रख सकते हो, जब आपकी लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही हो तो मास बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है, ऐसे नॉर्मली उसका मास क्या होता है, उसका वेट क्या होता है, mg, लेकिन फिर उसका वेट कितना हो जाता है, mg प्लस ए नॉट, ठीक है। G प्लस ए नॉट उस लिफ्ट की मोशन। ये तो अलग बात होगी, मैं उस कॉन्सेप्ट को नहीं ले रहा, आप पहले समझो कि हमने ये किस तरह से लगाया। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो ये वाली मैंने आपको बताई अभी, कि ये ऑब्जर्वर मैंने उसी लिफ्ट के अंदर नहीं बिठाया या किसी और लिफ्ट के अंदर बिठा दिया। तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग था, अच्छे से सीखना है एक एक। अब ये वाली सेकेंड प्रॉब्लम है, मेरे को नहीं लगता कि इसमें कोई ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको भी आप तीनों केसेस के साथ खुद करो एंड गेट द रिजल्ट। इसमें आंसर क्या आएगा, देखो इस वाले के लिए, ये जो इनर्शियल ऑब्जर्वर है, इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए mg और ये ऊपर क्या है n, तो क्या ये वाले सेकंड केस के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। डायग्राम वही बनेगी, लेकिन इसको एक्सेलरेशन कैसी नज़र आ रही है, नीचे की तरफ,
जैसी चल रही है वैसी नज़र आएगी इसको, क्योंकि ये खुद खुद ये इसकी कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये आएगा ए नॉट, और जब आप एन निकालोगे उसका आंसर आएगा एम जी माइनस ए नॉट, जी माइनस ए नॉट। तो जस्ट वही 60 kg वाला बंदा ले लो और मान लो 8 से नीचे आ रहा हो, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा हो, तो वेइंग मशीन क्या क्या मेजर करेगी? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन कितनी आएगी? देखो 60, देखो 10, 2 आ गया, 10 माइनस 8 2 आ गया, 120। 12 kg का बंदा, 12 kg, 60 kg का बंदे की रीडिंग क्या आएगी? 12 kg। आप बोलोगे आपने लिखा 120 न्यूटन है, 10 से डिवाइड भी करना है ना kg में आंसर देखने के लिए। हमें 120 न्यूटन से फील नहीं आता। आपको मैं बोलूँगा किसी का वेट कितना है जी, इसका वेट है 200 न्यूटन, आपको फील नहीं आएगा। जब मैं बोलूँगा 20 kg तो आपको फील आएगा। तो इसलिए फील लेने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, कॉमन मैन को समझाने के लिए kg इज़ इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वो कौन सा बड़ा मुश्किल है न्यूटन को kg में कन्वर्ट करना? 10 से डिवाइड ही करना है आपने, नथिंग एल्स। ठीक है, तो ये वाला केस को भी आप दोनों बाकी केसेस से करो। कौन से दो बाकी केसेस? ऑब्जर्वर इधर बिठा दो, फिर ऑब्जर्वर को इधर बिठा दो जिसको इधर बिठाया था मैंने, एंड गेट द सेम रिजल्ट्स। यही आंसर आना चाहिए, एम जी माइनस ए नॉट। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। 2-3 कॉन्सेप्ट मैंने इसके अंदर आपके क्लियर किए हैं। ठीक है, अब हम कुछ हायर लेवल प्रॉब्लम्स करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।